प्रिय बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्ग को लेकर के। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापार की प्रगति में व्यापारिक पथों का बड़ा विशेष महत्व था। यानी पथ माने मार्ग, रास्ता। इस युग में एक ओर तो उत्तर भारत के सभी प्रमुख व्यापारिक नगर विभिन्न मार्गों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तथा दूसरी ओर उत्तर भारत को कई स्थल एवं जल मार्ग दक्षिण भारत से जोड़ते थे। पहला प्रमुख मार्ग जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता था, प्रतिष्ठान से श्रावस्ती आता था। यह राजमार्ग महिष्मती, उज्जैनी, गोनर्द यानी गोंडा, विदिशा, कौशाम्बी, साकेत में होकर गुजरता था। कुशीनारा, पावा, वैशाली, पाटलिपुत्र भी इसी सड़क से जुड़े हुए थे। इस राजमार्ग के सबसे प्रमुख सहायक मार्ग वे थे जो दक्षिण पश्चिम भारत के नगरों जैसे उज्जैनी, प्रतिष्ठानपुर और भृगुकच्छ नगर को जोड़ते थे। पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी के अनुसार उज्जैनी से बड़ी मात्रा में, जहाँ पे जो एरर होगा उसको देख लीजिएगा, बड़ी मात्रा में सूती कपड़ा भृगुकच्छ से लाया जाता था। वहाँ से गोमेद और इंद्रगोप, मलमल इत्यादि वस्त्र भी भृगुकच्छ यानी भड़ौच, जिसको बैरिगाजा कहते हैं, वहाँ ले जाए जाते थे। प्रतिष्ठान से गाड़ियों में भरकर बड़ी मात्रा में इंद्रगोप और तगर से अनेक प्रकार के या नगर से अनेक प्रकार के वस्त्र भृगुकच्छ लाए जाते थे। भृगुकच्छ से ये वस्तुएं यानी भड़ौच से ये वस्तुएं पश्चिमी देशों को भेजी जाती थी। दूसरा प्रमुख राजमार्ग जो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व से जोड़ता था, देखिए पहला मार्ग हमने क्या बताया था, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता था यानी प्रतिष्ठान से श्रावस्ती। दूसरा क्या है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व से जोड़ता था, जो भृगुकच्छ से कौशाम्बी होकर के ताम्रलिप्ति पहुंचता था, यानी भड़ौच से ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति पूर्वी बंदरगाह है, भड़ौच जो है पश्चिमी बंदरगाह है। तो एक पश्चिम बंगाल में तो दूसरा गुजरात में। संभवतः वाराणसी से उज्जैनी जाने वाले व्यापारी इसी मार्ग से जाते रहे होंगे। चंपा, पाटलिपुत्र और वाराणसी जाने वाले अनेक व्यापारी गंगा में नावों से यात्रा करते थे। इन स्थल और जल मार्गों के द्वारा वेग, पुंडू, काशी की मलमल, उज्जैनी पहुंचती थी और भृगुकच्छ के बंदरगाह से विदेशों को भेजी जाती थी। ठीक है। तीसरा प्रमुख राजमार्ग अगर हम बात करें तो वो था पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ता था। यह पाटलिपुत्र से सिंध के मुहाने पर पत्तल पहुंचता था। सिंध नदी के डेल्टा से यह मार्ग ईरान होकर पश्चिमी देशों को जाता था और इस मार्ग के द्वारा सिंध और ईरान से घोड़े गंगा के मैदान के नगरों को लाए जाते थे। चौथा मार्ग चंपा से पुष्कलावती पहुंचता था। इसका उल्लेख मेगस्थनीज ने अपने वर्णन में किया है। यह मार्ग पांचाल के प्रसिद्ध नगर कांपिल्य और मद्र के प्रसिद्ध नगर शाकल होकर के तक्षशिला पहुंचता था, यानी चंपा से पुष्कलावती, और वहां से पुष्कलावती और पूर्व में यह मिथिला से चंपा पहुंचता था। उत्तर पश्चिमी भारत से आने वाले घोड़ों के व्यापारी इसी मार्ग से वाराणसी पहुंचते थे और इस राजमार्ग के सहायक मार्गों के द्वारा हिमालय पर्वत के प्रदेश में मिलने वाली वस्तुएं जैसे खाल, ऊन, मसाले, बहुमूल्य मणियाँ इस मार्ग से लाकर के दूसरे दूर देशों के प्रदेशों को भेजी जाती थी। पांचवा प्रमुख मार्ग जो था वो भृगुकच्छ से पुष्कलावती जाता था। पेरिप्लस ने लिखा है कि कश्मीर और हिंदू कुश से पर्वत से इस मार्ग द्वारा बालछड़ या बल्क विदेशों को भेजने के लिए भृगुकच्छ लाई जाती थी। उत्तर पूर्व और पश्चिम से आने वाले दोनों प्रमुख राजमार्ग पुष्कलावती में मिलते थे। वहाँ से पामीर के पठार में होकर यह मार्ग बैक्ट्रिया पहुँचता था। इस प्रकार से कच्चा रेशम का धागा, रेशमी कपड़े चीन से बैक्ट्रिया लाए जाते थे। यहाँ से ये वस्तुएं भृगुकच्छ ला करके पश्चिमी देशों को ले जाई जाती थी। प्लिनी के अनुसार बैक्ट्रिया से आक्सस नदी, कैस्पियन सागर में होकर के ये भारतीय वस्तुएं पूर्वी यूरोप पहुँचती थी। ठीक है।
तो ध्यान से देख करके पढ़ते भी रहिए और देखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। एक चीनी कथानक से यह पता चलता है कि भारत और बैक्टीरिया के बीच व्यापार ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भी होता था। जब चीन का रेशम का व्यापार बढ़ा तो तारिम नदी की घाटी पर चीन का राजनीतिक और सैनिक प्रभाव बढ़ गया। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध से चीन के रेशम के व्यापार का बाद की कई शताब्दियों तक आक्सस की घाटी, उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिम एशिया के राजनैतिक और आर्थिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। चीन के सम्राट बूती, जिनका समय 140 से 86 था, ने फरगना बैक्टीरिया के शासकों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया। बैक्टीरिया के मार्ग में व्यापारियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मार्ग में अनेक कबीले रहते थे जो व्यापारियों को लूट लिया करते थे। जब ईसा की पहली शताब्दी में पार्थिया युद्ध में फंस गया था तो स्थल द्वारा व्यापार बहुत कम हो गया। अधिकतर व्यापारी भृगुकच्छ से होकर के समुद्र के द्वारा पश्चिमी देशों को जाने लगे। चीन का मार्ग भी जब तक चीन ने तुर्कमेनिस्तान पर अधिकार नहीं किया असुरक्षित रहा। तो पेरिप्लस से पता चलता है कि कच्चा रेशम, रेशम के धागे, रेशमी कपड़ा स्थल मार्ग के द्वारा चीन से बैक्टीरिया और वहाँ से भणौज और गंगा नदी के द्वारा कोरोमंडल तट पर ले जाया जाता था। परंतु जब कनिष्क का साम्राज्य भारत से मध्य एशिया और चीन की सीमा तक फैल गया तो भारत के मेसोपोटामिया यानी बेबीलोन और चीन के साथ व्यापार में बहुत वृद्धि हो गई। इससे कुषाण साम्राज्य भी समृद्ध हुआ। इस प्रकार विवेच्य काल में एक ओर तो उत्तर भारत के सभी प्रमुख व्यापारिक नगर मार्गों द्वारा एक दूसरे से जुड़े थे, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत के कई स्थल जल मार्ग दक्षिण भारत से जुड़ते थे। पतंजलि ने स्त्रुघ्न यानी शुद्ध और पाटलिपुत्र जाने वाले पथों के अतिरिक्त प्रसिद्ध उत्तरा पथ मार्ग का भी उल्लेख किया है, जो पुष्कलावती से तक्षशिला तक जाता था। इसके आगे सिंधु, झेलम, ब्यास, सतलज एवं यमुना नदियों को पार करता हुआ तथा हस्तिनापुर, कन्नौज और प्रयाग आदि नगरों से गुजरता हुआ पाटलिपुत्र पहुंचता था। पाणिनि का अनुसरण करते हुए पतंजलि ने सकरे, चौड़े और जंगली और जली पथों का भी उल्लेख किया है और मार्गों की सुख सुविधा और सुरक्षा पर राजाओं के द्वारा ध्यान दिए जाने के बावजूद अनेक मार्ग उबड़ खाबड़ असुरक्षित थे। महावस्तु से पता चलता कि मार्गों में व्यापारियों और अन्य यात्रियों को हिंसक पशुओं और लुटेरे और डाकुओं के आक्रमण का सामना करना पड़ता था। कुछ रास्ते में गाड़ियों के पहिए जमीन में धंस जाते तो कभी कभी गाड़ियां टूट जाती थी। तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शती ईस्वी के बीच में स्थल मार्गों से होने वाले व्यापार की अपेक्षा जली मार्गों के द्वारा किया जाने वाला कहीं अधिक व्यापार अधिक लाभप्रद और उन्नति पर था। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये समझ में आया होगा। और आप चाहें तो भूमिका में ये भी लिख सकते हैं कि प्राचीन काल से व्यापारिक मार्गों का नगरों के विकास में बड़ा विशेष महत्व रहा है। दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार या दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापारों में स्थल मार्ग और जलीय व्यापारिक मार्ग का अपना विशेष महत्व था। इनका प्राचीनतम उल्लेख यदि देखा जाए तो हमें हड़प्पा काल में दिखाई देता है, जहाँ पर लोथल बंदरगाह का प्रयोग मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यता से को जोड़ने के लिए किया गया था। बाद में अगर देखा जाए तो वैदिक काल में जो भारतीय पढ़ थे यानी व्यापारी थे वो विदेशों में जाकर के व्यापार किया करते थे। वो एक काफिले में जाते थे जिसके मुखिया को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से कारवां जो चलता था वो स्थल मार्ग से होकर के गुजरता था। ये कारवां इसलिए लोग एकत्र होकर के जाते थे क्योंकि बीच में उनके लूटे जाने का खतरा बना रहता था। डाकुओं से सुरक्षा के लिए लोग आपस में एक साथ होकर के चलते थे, एक संगठन बनाकर चलते थे जिसका मुखिया सार्थवाह होता था और इसमें विभिन्न प्रकार के व्यवसायी अपने अपने सामानों को अन्य नगरों में जाकर के बेचते थे। साथ में यह संगठन इतना मजबूत हुआ कि यह श्रेणी के रूप में जाना जाने लगा और कालांतर में इन्होंने अपने लिए कुछ नियम और अनुशासन बनाए और अपने लिए सैनिकों की नियुक्ति भी किया और इनका प्रयोग स्थल मार्ग में होने वाली सुरक्षाओं से बचाने के लिए किया गया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो व्यापारिक नगर थे ये
व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए थे, जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। तो ये भूमिका लेकर के तब आप शुरू से करिएगा जो मैंने आपको बताया है। थैंक यू।